जय हिंद दोस्तों। आई होप सब ठीक होंगे। तो कल हमने एक टॉपिक पढ़ाया था, संविधान तथा संविधानवाद। संविधान तथा संविधानवाद। यदि कोई किसी को क्वेरी है या फिर किसी ने नहीं देखा है तो मैं इसका लिंक डिस्क्रिप्शन में दे दिया हूं, आप वहां से जाके देख सकते हो। 20 मिनट का वीडियो है, बहुत अच्छा कॉन्सेप्ट है। यदि आप अच्छे से देखोगे तो समझ में आएगा और क्लियर हो जाएगा। तो आज हमारा टॉपिक है, जो नया कॉन्सेप्ट हम लेकर आए हैं, थोड़ा विवादास्पद है, तो इसलिए मैंने आपको बताया था कि जो हमारी विवादास्पद चीजें होंगी उन्हें हम आपसे डिस्कस करेंगे भी सर्वोच्च न्यायालय के केसों के साथ। सर्वोच्च न्यायालय के केस। यदि कोई विवाद वाली चीजें होगी तो सर्वोच्च न्यायालय के केस का रेफरेंस लेंगे और उस विवाद को हम निपटा लेंगे, क्योंकि हमारे देश में सर्वोच्च न्यायालय से ऊपर कोई नहीं है। जो सर्वोच्च न्यायालय ने बोल दिया वो 110% सही है। ठीक है, तो हम लेने वाले टॉपिक हमारा है कि प्रस्तावना संविधान का अंग है या नहीं। क्वेश्चन है कि प्रस्तावना संविधान का अंग है या नहीं। ये बहुत अच्छा टॉपिक है और ज्यादातर मेंस में पूछा भी जाता है। आप लोग जो आंसर राइटिंग कर रहे होंगे उनको पता होगा कि प्रस्तावना संविधान का अंग है या नहीं। ये कितना इंपॉर्टेंट टॉपिक है, ये जानना बहुत जरूरी है। तो मेंस की दृष्टि से ही मैं आपको यहाँ पे पढ़ाने वाला हूँ। मेंस और प्रीलिम्स दोनों ही हो जाएंगे। तो विवाद वाली चीज है तो मैं बता दिया कि सर्वोच्च न्यायालय के कुछ केस है, मैं डिस्कस करूंगा। देखो, जब कोई विवाद वाली चीज होती है, गांव में लड़ाई हो जाती है, तो दोनों पक्ष की बात सुनी जाती है और सरपंच फैसला लेता है। इसी तरीका से मैं इस विवाद को सुलझाने के लिए सर्वोच्च न्यायालय के कुछ केसों का रेफरेंस लूंगा और लास्ट में इसका निष्कर्ष निकाल के बता दूंगा कि ये अंग है या नहीं है, और इसकी 2023 में इसकी प्रेजेंट में क्या अवस्थिति है, इसकी स्थिति क्या है संविधान में, वो सब चीजें आपसे डिस्कस कर लेंगे और निष्कर्ष निकाल देंगे। तो सबसे पहला केस जो हम डिस्कस करने वाले हैं वो है आपका वेरुवाड़ी केस। वेरुवाड़ी केस केस है यार, ये 1960 का है। इसको बोलते हैं वेरुवाड़ी वाद 1960। ठीक है, तो इसकी थोड़ी मैं आपको पृष्ठभूमि बता देता हूं, क्योंकि केस को समझने के लिए उसकी थोड़ी पृष्ठभूमि पता होती है तो अच्छे से याद होता है, चीजों को बोल नहीं पाते हो। तो इसका पृष्ठभूमि सिंपल सा यही है कि पश्चिम बंगाल में एक जिला पड़ता है जलपाईगुड़ी। जिला है जलपाईगुड़ी और इसमें एक थाना पड़ता है, थाना वेरुवाड़ी। इसी के ऊपर केस है कि पश्चिम बंगाल का एक जिला है जलपाईगुड़ी और उसमें एक थाना पड़ता है वेरुवाड़ी, और वेरुवाड़ी के कुछ क्षेत्र, इसका कुछ क्षेत्र जो हमें पाकिस्तान को देना था, पूर्वी पाकिस्तान को देना था, पूर्वी पाकिस्तान, उसके ऊपर ये विवाद था। उस विवाद को लेके ये सर्वोच्च न्यायालय में केस आया। तो इस केस को हम डिस्कस करने वाले हैं और इसमें सब चीजों को वन बाय वन डिस्कस करेंगे, बहुत अच्छे है जो आपको समझ में आए हैं। तो इस केस में हुआ क्या था कि राष्ट्रपति दुविधा में आ गए थे। जो हमारे तत्कालिक राष्ट्रपति थे उस टाइम पे, वो दुविधा में आ गए थे। उन्होंने बोला अनुच्छेद 143 के अनुसार, 143(1) ये सीधा बोलता है कि हमारा राष्ट्रपति सर्वोच्च न्यायालय से किसी भी मामले में सलाह ले सकता है, किसी भी मामले में सलाह या परामर्श ले सकता है, परामर्श ले सकता है, लेकिन उस परामर्श को मानने के लिए बाध्य नहीं होगा। कि परामर्श ले सकता है अनुच्छेद 143 के अनुसार। तो राष्ट्रपति ने दो बातों पर परामर्श मांगा। पहली बात क्या थी? पहली बात उसने बोला कि सरकार और संसद के कितने अधिकार हैं इस मामले में, कि सरकार और संसद ऐसे ही अपने क्षेत्रों को किसी देश को दे सकती है क्या। उसने सीधा क्वेश्चन बोला कि इस क्वेश्चन पे मुझे सलाह चाहिए कि सरकार और संसद के कितने अधिकार हैं। और दूसरा क्वेश्चन क्या था उसका कि जो हमारे प्रस्तावना में एक शब्द है संप्रभुता, इस पे क्या फर्क पड़ेगा, इस पे क्या इफेक्ट पड़ेगा इस डिसीजन का। यदि हम क्षेत्र पाकिस्तान को दे दें तो इससे हमारे संप्रभुता शब्द पे क्या फर्क पड़ेगा। तो सर्वोच्च न्यायालय ने दोनों शब्दों में व्याख्या किया। सरकार और संसद वाले में क्या बोला कि हम संविधान का यदि संशोधन कर दें
संविधान का संशोधन करें और इसको अधिकृत कर दें। अधिकृत का मतलब सरकार और संसद को आदेश दे दें, उसको अधिकार दे दें कि भाई तुम कोई भी ऐसा संधि या समझौता कर सकते हो, तो संसद और सरकार कर सकते हैं। पहले पॉइंट में क्या बोला कि हमें संविधान संशोधन करना पड़ेगा, संविधान संशोधन। और दूसरे पॉइंट में क्या बोला सर्वोच्च न्यायालय ने कि हमारा संपूर्वता शब्द है, इस पे कोई इफेक्ट नहीं पड़ेगा, ठीक है। संपूर्वता शब्द जो हमारा प्रस्तावना में लिखा हुआ है, इसका कोई अतिक्रमण नहीं होगा। अब उसका तर्क दिया कि अतिक्रमण क्यों नहीं होगा, इसका तर्क दिया कि हमारी प्रस्तावना संविधान का भाग ही नहीं है, संविधान का भाग नहीं है, संविधान का भाग नहीं है। प्रस्तावना को क्या बोला गया कि संविधान का भाग नहीं है, कौन से केस में, वेरोवाड़ी केस 1960 में। और इसका तर्क क्या दिया गया संविधान का भाग नहीं है कि ये जो हमारी प्रस्तावना है, जो हमारे संविधान निर्माता थे उनके लिए सिर्फ व्यापक दृष्टि देने के लिए, वृहद दृष्टि देने के लिए ये बनाई गई थी, ये कोई संविधान का अंग नहीं है। प्रस्तावना आज की, उस टाइम की प्रस्तावना है, आज की प्रस्तावना क्या है, जो नेहरू जी ने, पंडित नेहरू जी ने जो उद्देश्य प्रस्ताव पेश किया था वही प्रस्तावना है आज की। तो प्रस्तावना को क्या बोला गया इस केस में कि सिर्फ और सिर्फ संविधान निर्माताओं को वृहद दृष्टि, व्यापक दृष्टि देने के लिए ही ये लाई गई थी। इसका उद्देश्य सिर्फ यही था कि उनके लिए व्यापक दृष्टि दे पाए कि उन्हें करना क्या है, लेकिन वो संविधान का हिस्सा नहीं है। तो इस केस में ये हुआ, इस केस में क्या बोला गया कि संविधान का हिस्सा नहीं है। तो इस केस में क्या बोल दिया गया कि प्रस्तावना संविधान का हिस्सा नहीं है, तो ये क्या हो गया, इसका विरोध कर दिया। एक पॉइंट हमने विरोध में देख लिया। अब एक पॉइंट देख लेते हैं जो इसके पक्ष में था कि प्रस्तावना संविधान का अंग है। तो दूसरा केस हम डिस्कस करते हैं। दूसरा केस मैं इधर लिख लेता हूं, 1973 केशवानंद भारती, केशवानंद भारती केस था, भारती बनाम केरल राज्य। इस केस में क्या हुआ था, इस केस को ध्यान से देखना क्योंकि बहुत बड़ा केस है, लेकिन मैं इसको सिर्फ प्रस्तावना की दृष्टि से आपको थोड़ा सा बताऊंगा और इसमें कुछ जस्टिस के नाम लूंगा। वो जस्टिस के नाम आप अंडरलाइन कर लेना, कहीं कॉपी में लिख लेना, क्योंकि मैथ्स की जब आंसर राइटिंग लिखोगे तो उसमें लिखोगे तो थोड़ा आपके जो क्वेश्चन होगा उसका आंसर आप लिखोगे थोड़ा उसमें वजन आएगा, ऑथेंटिकेट होगा। जैसे मैंने पिछली वीडियो आपको बताया था, जैसे आप फोटो को सेल्फ अटेस्टेड करते हो ना, ऐसे ही क्वेश्चन को विशेषज्ञ के द्वारा सेल्फ अटेस्टेड करा दोगे तो उसमें आपके क्वेश्चन जो होगा उसकी मान्यता ज्यादा हो जाएगी, ठीक है। तो केशवानंद भारती केस को देखते हैं। इस केस में क्या हुआ था, इस केस में बोला गया है कि प्रस्तावना संविधान का अविभाज्य अंग है। अविभाज्य अंग का मतलब कि इसको कभी नहीं हटाया जा सकता, अविभाज्य अंग बताया गया। अब मैं इसको मिटा देता हूं। अविभाज्य अंग बताया गया और इसमें एक बात और बोली गई, तीन जस्टिस ने मिलकर बोला वो चीज। पहले जस्टिस थे हमारे जस्टिस सीकरी, जस्टिस सेलट और जस्टिस ग्रोवर। तीनों ही जस्टिस ने एक मत से बोला कि प्रस्तावना न्यायपालिका को एक मार्गदर्शक का काम करती है। यदि कहीं न्यायपालिका व्याख्या करने में संविधान के फंस जाती है, कहीं विवाद में आ जाती है, तो प्रस्तावना उसमें उसकी मदद करती है। तीनों जज ने, सुप्रीम कोर्ट के तीनों जज ने यह माना, क्या था कि प्रस्तावना न्यायपालिका के लिए मार्गदर्शक का कार्य करती है। मतलब यदि कहीं न्यायालय फंस जाता है किसी चीज की व्याख्या करने में, तो वहां पर प्रस्तावना का रेफरेंस लिया जाता है, ठीक है। ये जो मैं बोल रहा हूं आप लिख लेना, यदि आप नहीं लिख पाओ तो मुझे कमेंट में बता देना, मैं आपके लिए पीडीएफ प्रोवाइड करा दूंगा इसका। मेरे पास पीडीएफ है, बनी बनाई नोट्स हैं, मैं आपको प्रोवाइड करा दूंगा। तो क्या बोला गया, जस्टिस सीलट, सेकरी और ग्रोवर ने तीनों ने एक साथ मिलकर बोला कि प्रस्तावना संविधान का अविभाज्य अंग है और जहां कहीं भी व्याख्या की आवश्यकता पड़ती है तो संविधान की जो प्रस्तावना है उससे उसकी सलाह ली जाती है। सलाह का मतलब क्या, उसको पढ़ा जाता है, उसको दिमाग में रख के, उसको रेफरेंस लेके ही हम कोई फैसला दे पाते हैं, कोई फैसला दे पाते हैं, ठीक है। तो इसमें क्या बोला गया कि भाई अविभाज्य अंग है। 60 में क्या बोला गया कि उसका अंग नहीं है, इस वजह से इस पर कोई फर्क नहीं पड़ेगा। लेकिन 73 में क्या बोल दिया गया, अविभाज्य अंग है, ठीक है। अब तीसरा केस हम डिस्कस करते हैं। तीसरा केस था भारत संघ बनाम LIC 1995, 1995। तीसरा केस ये था
LIC बनाम भारत संघ 1995। इस केस में भी सभी जज ने एक मत से माना कि प्रस्तावना संविधान का अंग है, कि प्रस्तावना संविधान का अंग है। अब यदि हम निष्कर्ष निकालते हैं, तीनों केस हमने देखे, पहला देखा वेरुवाड़ी केस 1960, उसके बाद देखा हमने 1973 केशवानंद भारती बनाम केरल राज्य, और बाद में देखा 1995 वाला भारत संघ बनाम LIC। ठीक है, भारत संघ बनाम LIC। तो तीनों केस को पढ़ने के बाद, तीनों केस का जो हमने निष्कर्ष था, जो जज की भाषा थी, उसको निकालने के बाद एक निष्कर्ष पाया कि प्रस्तावना संविधान का अंग है। और 2023 में भी सेम स्थिति है कि प्रस्तावना संविधान का अविभाज्य अंग है। यदि प्रस्तावना को संविधान से निकाल देते हैं तो संविधान का कोई अर्थ नहीं रहेगा, अर्थहीन हो जाएगा। ठीक है, प्रस्तावना इतनी इंपॉर्टेंट है। प्रस्तावना के बारे में जब आगे पढ़ेंगे तो अच्छा डिटेल करेंगे, भीमराव अम्बेडकर ने क्या बोला है, ठीक है, सही सर आइवर जोनिस ने क्या बोला है, हम कई विशेषज्ञ की बात करेंगे। और इससे पहले मैं आपको बता देता हूं, अब इस चैनल पे हम ज्योग्राफी की वीडियो लेके आएंगे। कल आपको हम वायुदाब पेटी के बारे में डिस्कस करेंगे, और चीजें ऐसी पढ़ाई जाएंगी ना इस चैनल पे कि आप एकदम खुश हो जाओ और बोलोगे भैया आपने लठ गाड़ दिया। हमारी गांव की भाषा में जब कोई काम अच्छे से होता है ना तो उसको बोलते हैं कि भैया लठ गाड़ दिया आपने। तो वही काम इस चैनल से होने वाला है, और बहुत ही अच्छे से मेंस के लिए। यदि आपको 150 शब्द में लिखने के लिए आता है ना कि प्रस्तावना संविधान का भाग है या नहीं है, तो इस पे थोड़ा विवेचना कीजिए या विस्तृत वर्णन कीजिए, तो तीनों केस को देना है। और जो बातें मैंने बताई हैं ये चीजें उसमें मेंशन करनी है। उसके बाद 3 जस्टिस का नाम मेंशन करना है, और निष्कर्ष में लिख देना है कि संविधान का अंग है प्रस्तावना। ठीक है, इसका निष्कर्ष निकाल के बाद में जो उपसंहार होते हैं या फिर जो उद्देश्य लास्ट में लिखते हैं हम, उसमें क्या लिख देना है कि प्रस्तावना संविधान का अंग है। जो निम्नलिखित जो पहले केस हैं उनमें सिद्ध हो चुका है, केस का नाम ले देना है, केशवानंद भारती केस हो गया, और ये भारत संघ बनाम LIC 1995 में हो गया। तो 2023 में भी यही स्थिति है। तो मैं थोड़ा इसके बारे में डिस्कस कर देता हूं। जो वेरुवाड़ी केस था, जो कुछ क्षेत्र हमको पूरी पाकिस्तान को, जो आज का बांग्लादेश है, उसको देने थे, तो ये अभी पूरा हुआ है रिसेंटली 2015 में। 2015 में हमारे संविधान में संशोधन हुआ, 100वां संशोधन। और इसमें क्या हुआ कि 100 मतलब 100 इनक्लेव्स का मतलब होता है विदेशी अंतः क्षेत्र। 100 विदेशी अंतः क्षेत्र बांग्लादेश को दिए गए, और 51 अंतः क्षेत्र भारत को दिए गए, इंडिया भारत को दिए गए। 100वां संविधान संशोधन हुआ तो इसमें 100 विदेशी अंतः क्षेत्र बांग्लादेश को दिए भारत ने, और 51 विदेशी अंतः क्षेत्र भारत को लौटाए बांग्लादेश ने। तो ये 2015 में पूरा सुलटा है। 60 में केस आया था, लेकिन फाइनली जो हुआ है अब ये 2015 में आके क्लियर हो गया है। इसमें कोई इशू नहीं है, बहुत सिंपल चीज थी जो मैंने आपको समझाया। यदि आप चाहो तो मेंस की दृष्टि से आप इसको 150 शब्द में अपनी भाषा में लिख सकते हो। प्रीलिम्स के हिसाब से भी जो क्वेश्चन आ सकते हैं वो मैंने यहाँ पे डिस्कस कर चुका हूँ, पॉइंट में मैंने लिख भी दिया है जो भी आएगा। और उसके बाद कल से हम स्टार्ट करेंगे चीजों को धीरे धीरे से। जैसे मैंने 2 टॉपिक लिए हैं, अभी मैं आपकी नींव बना रहा हूं। जैसे कि आपकी नींव बन जाएगी, उसी के साथ मेरे चैनल की नींव बन जाएगी। जैसे मेरा सब्सक्राइबर बढ़ेंगे उसके साथ आपके लिए कंटेंट, बढ़िया कंटेंट एकदम लाना स्टार्ट हो जाएगा। जैसे ये देख रहे होगे आपको, ये एकदम निचोड़ है NCERT का, कुछ नोट्स का जहां से मैं पढ़ा हूं। जैसे कि मेरे गुरुजी हैं अनिल श्रीवास्तव, उनसे मैंने पढ़ा है पॉलिटी, तो एकदम सब चीज का निचोड़ लाके आपको लाके दूंगा। कोई मोस्ट ऑफ नाम नहीं लेता है कि मैंने उससे पढ़ा है, लेकिन मैं तो एक्सेप्ट करता हूं मैंने उनसे पढ़ाई की है। तो उन्होंने बहुत अच्छे से पढ़ाया है सब्जेक्ट को, वर्टिकल के साथ साथ हॉरिजॉन्टल भी मुझे पढ़ाया है, क्षैतिज भी और लंबत भी, दोनों तरीके से। तो मैं आपके साथ दोनों तरीके से चीजों को लेकर आऊंगा। लेकिन मैं आपकी पॉलिटी में एक बार नींव बना लूं। जैसे मैंने कुछ शब्द थे आपके साथ डिस्कस किए, संविधान और संवैधानिकता दोनों। उसके बाद हम वैध और वैधानिकता डिस्कस करेंगे नेक्स्ट वीडियो में। काफी चीजें हैं जो छोटे छोटे पॉइंट है जो 4-5 वीडियो में फिनिश हो जाएंगे। उसके बाद हम पॉलिटी को 1 बाय 1 क्रम से लेके चलेंगे। इसके साथ साथ हम ज्योग्राफी को लेके चलेंगे। ज्योग्राफी के जो कॉन्सेप्ट हैं आपके लिए मैं लाना स्टार्ट कर दूंगा। जैसे कल हम पढ़ने वाले हैं वायुदाब पेटियां, उसके अनुसार ही पवन कैसे चलती है, बारिश कैसे होती है, और मिट्टी का आधार क्या है, सब चीज सेम। एक कॉन्सेप्ट से आपकी पूरी में जलवायु विज्ञान खत्म कर दूंगा। एक कॉन्सेप्ट से जलवायु विज्ञान खत्म कर दूंगा, और एक ही कॉन्सेप्ट लेके एक ही कॉन्सेप्ट बनाऊंगा, एक आधार बनाऊंगा, उसी पे पूरी बिल्डिंग खड़ी कर दूंगा। आपके लिए एक आधार बनाया जाएगा और उसी पे पूरी बिल्डिंग खड़ी कर दी जाएगी। आप देखोगे कि ज्योग्राफी और पॉलिटी पढ़ना कितना आसान है।
बहुत ज्यादा आसान है। लोग इसको हवा बना देते हैं कि राष्ट्रपति ये वो अनुच्छेद भी। भाई आज तक किसी एग्जाम में यूपीएससी वाले में आप उठा के देख लेना, कोई अनुच्छेद का जिक्र नहीं किया है। सिर्फ और सिर्फ कॉन्सेप्ट आते हैं और आप उनको अपनी भाषा में ही लिख सकते हो। तो आज का कॉन्सेप्ट जो मैंने पढ़ाया आपके लिए, प्रस्तावना संविधान का अंग है या नहीं है, तो नेक्स्ट वीडियो में हम पढ़ेंगे वैधता और वैधानिकता, और उसी के साथ साथ पढ़ेंगे कानून का शासन क्या होता है। तो इस वीडियो में यही था। चैनल को सब्सक्राइब कर लेना, लाइक करना और कमेंट करना। जो आपके जो कोई स्टूडेंट है, मतलब आपका जूनियर है या आपका फ्रेंड है, कोई तैयारी कर रहा है, तो उसको वीडियो को शेयर करना और मेरे चैनल को सब्सक्राइब करने को बोलना मेरी तरफ से। तो अभी के लिए जय हिंद, जय भारत, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में।